प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया केस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल, नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना, नैब का अदालत में बड़ा बयान। दूसरी जानिब नवाज शरीफ को बड़े रिलीफ के साथ ही चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में ट्रायल रोकने की अपील मुस्तरद। सियासी माहौल में बड़ी तब्दीली, पीटीआई रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। क्या पीटीआई खान के लिए एनआरओ तलाश कर रही है या नए सियासी महाज की तश्कील जारी है? इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानियों के दुनिया भर में फैले 19 अरब डॉलर्स के असासों का बड़ा इंकशाफ। स्विट्जरलैंड के बैंकों से दौलत निकाल ली। टैक्स चोरी में मुलव्विस अरबपति पाकिस्तानियों ने दुनिया के किस किस मुल्क में कितनी दौलत किस शोबे में इन्वेस्ट कर रखी है, तहलका खेज इंकशाफात इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जुल्फी बुखारी को गिरफ्तार करने की तैयारियां मुकम्मल, वजारत दाखिला ने रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दे दी। जुल्फी बुखारी ने पुलिस फोर्स पर कब और कैसे हमला किया, गिरफ्तारी की तैयारी कहां तक पहुंची है, तफसील बयान करेंगे आपके साथ। और इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान स्टील मिल्स को सालाना 30 अरब रुपए का नुकसान, इदारों का बोली में हिस्सा लेने से इनकार। वजारत ने निजकारी लिस्ट निकाल दिया। 500 सिक्योरिटी एहलकार होने के बावजूद 2 सालों में करोड़ों का सामान चोरी। विफाकी वजीर का कमेटी को अहमियत देने से इनकार, मेंबरान इस हवाले से फट पड़े। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पार्टी इसहाक खाकवानी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इसहाक साहब। जी वालेकुम सलाम बीबी। अच्छा खाकवानी साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट apparently which is not जिसको इस तरह से किया गया फोल्ड कि जैसे एक रेगुलर सी मुलाकात है, लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि मुलाकात तो अहम है। ये जो मुलाकात हुई है कल के दोस्त कल के दुश्मन आज के दोस्त असद कैसर, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर सैफ की मौलाना फजलुर रहमान से, कैसे देख रहे हैं इस मुलाकात को? बीबी, मेरे ख्याल में जो मेरी थोड़ी बहुत ही समझ है, मैं पार्टी के साथ 9-10 साल रहा हूँ और मैं इनमें से दोनों हजरात को अच्छी तरह जानता हूँ। बैरिस्टर साहब से मेरे नहीं इतना ताल्लुक, मगर अली मोहम्मद और कैसर साहब जो है ना, मेरे साथ इनका ताल्लुक है और मैं इनको बड़ी अच्छी तरीके से मेरा इनके साथ वाकफियत है और मैं इनको समझता हूँ। ये एक मिनट के लिए अपना फैसला खुद नहीं कर सकते दोनों। अच्छा, बैरिस्टर साहब को मुझे नहीं पता वो उनका क्या है। ये दो हजरात जो हैं ये इमरान खान के बिल्कुल इस तरह हैं जिस तरह मतलब एक उस्ताद और शागिर्द का भी इतना ताल्लुक नहीं है जितना कि मैं समझूं कि बाप और शायद बेटे का जो ताल्लुक हो वो इस तरह के हैं कि जो चीज इमरान खान से बगैर पूछे ये एक लम्हे के लिए इधर उधर नहीं कर सकते। इसकी सिर्फ आप एक चीज देख लें कि 2010-9 से ये शुरू हैं, पार्टियों में चल रहे हैं। एक दफा मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाँ आखिर खुशी गमी के कई मौके आए होंगे, कोई एक मौका बता दें जहां इन्होंने कहा हो कि फ्रंटियर के पठानों की कोई रिवायत थी कि वो लोगों के घर जाकर उनके साथ अफसोस या खुशी में शामिल होते थे। एक दफा का कोई जिक्र कर दें कहीं भी। ये आज उनकी सिस्टर फौत हुई है और वो भी 10-15 दिन के बाद 20 दिन के बाद ये जाकर पहुंच के उनसे बात करने के लिए, अफसोस करने के लिए और बदजमाल हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी को धोखा तो दिया जा सकता है, मगर ये चीज मानने की काबिल नहीं है कि ये इन्होंने इस तरह क्यों किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जो जहां भी इन्होंने जो कुछ स्टोरी बनाई होगी उसकी अप्रूवल ली होगी, उसके बाद जो बद अखलाकी मौलाना साहब के साथ ये करते रहे। और वो मौलाना साहब भी बच्चे नहीं हैं, उन्होंने भी बड़ी दुनिया देखी है। वो इनको 10 दफा बेच के आ जाए इनको पता भी ना लगे। खाकवानी साहब, सवाल वैसे यही बनता है कि मौलाना साहब क्या सोच के मिले हैं, और अगर मौलाना साहब की अप्रोच इतनी हेड वो देखते हैं और ये जो है उनके आगे बच्चे हैं, तो मौलाना साहब को भी कोई इस वक्त इंसेंटिव नजर आ रहा है? पीडीएम के अंदरूनी मामलात इस वक्त कुछ लग रहे हैं आपको शेक करते हुए? क्योंकि उधर पीपल्स पार्टी को देखें तो वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। इसकी भी जरा डेफिनेशन जरूरी है, वो किस किस्म का लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं? मैं आपको बात करूं, ये जो रिवायती सियासतदान हैं, जो पुराने सियासतदान हैं,
वो किसी से मिलने में या ना मिलने में वो इस किस्म की कदरें नहीं रखते जो यहाँ पर पीटीआई के और इमरान खान साहब के जो कल्चर में चीजें थी ना, वो इधर नहीं है। यहाँ तो कोई मिलने आ जाए तो उसके लिए कोई आदमी नहीं कहता, और खास तौर पे इन्होंने कहा होगा कि हम फलाने चीज के लिए फातेह के लिए आ रहे हैं, तो उसके लिए कौन आदमी उनको इनकार कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बल्कि सोचते होंगे कि अच्छा देखते हैं कि ये मुझे जो कुछ कहने आ रहे हैं या इशारतन जो कोई बात करने आ रहे हैं, तो वो भी इनको इवेल्युएट कर रहे होंगे ना कि ये क्या चाहते हैं, और उनको ये भी पता है कि ये किस से पूछ के आ रहे हैं, ये भी उनको 110% मौलाना साहब को पता होगा। और उन्होंने कहा होगा अच्छा देखते हैं ये क्या कहते हैं। सुनने में तो कोई हर्ज नहीं ना, और सियासी बंदे तो यही काम करते हैं कि उनके एक दूसरे की बात सुनते हैं और देखते हैं कि हमारा इसमें क्या नफा है क्या नुकसान है। और उनके यहाँ बड़े दिल के लोग होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, जो बदअखलाकियां हैं, वो करते नहीं है, तो वो आगे इनकी भी बदअखलाकी को दरगुजर कर देते होंगे। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। मौलवी साहब है करते हैं। दूसरा, मैं असद कैसर साहब को जाती तौर पे इस मकाम तक पहुंचते हुए मैंने इनके कई दौर देखे हैं, और वो अगर आपके पास टाइम होगा तो वो भी मैं अर्ज कर दूंगा। सर कर दें, इससे बेहतर टाइम क्या मिलेगा? यही मौका है, दस्तूर भी है, माहौल भी है, क्या कहते हैं सर? अभी कर दें सर। अगर ये असद कैसर साहब वहां पर, इनके बारे में जितना अकबर बाबर साहब जानते हैं और जो बाकी जितने नौजवान शौकीन लोग थे और जो जिनको वर्कर कहते थे, उनके बारे में वो सारा कुछ बयान कर चुके हैं हर जगह पर। ये उस वर्कर क्लास को जो पार्टी में शामिल हुई उसके साथ काफी बड़ी अपना काम करने के लिए साथ काम करते थे इमरान खान के साथ शुरू के दिनों से। ये इलेक्टेबल्स के कुछ खिलाफ थे, तो जब इनके साथ मुकाबला हुआ वो ये प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी के बन गए, और खटक साहब वो भी जब आ गए पार्टी में, तो इनकी आपस में बड़ी कश्मकश शुरू हो गई। अच्छा। अपना जहांगीर खान के घर पे हमने इनकी मुलाकात कराई। मेरा ताल्लुक है काफी अपना परवेज खटक साहब के साथ काफी क्लोज ताल्लुक है फैमिलीज का, तो हमने भी उनके साथ बाइक को बुलाकर कहा आए इकट्ठे बैठ के बात करें। और ये लड़ाई अच्छी नहीं है कि वर्कर और पॉलिटिकल लोगों के आपस में झगड़े जो है पार्टी को नुकसान गए। कई दफा मीटिंग्स हुई और मीटिंग्स में अल्टीमेटली ये मान गए कि अच्छा हम मिल के काम करेंगे, क्योंकि पहले वहां पर लोकल बॉडीज में पहले इलेक्शन में वहां पर कोई खातर खा काम नहीं होता। तो पहला इनका इलेक्शन 2013 का जब आ रहा था, तो उसके लिए इनको एक पेज पे लाने के लिए, क्योंकि वहां एक दो दफा उन्होंने पार्टी के इलेक्शन करा दिए जिनमें काफी झगड़े पड़ गए, बजाय पार्टी मुत्तहिद होने के अब पार्टी के शिराजा बिखर गया। तो जब इनको इकट्ठा किया तो वो फिर इमरान खान साहब को पता लग गया कि ये तो भाई इकट्ठे हो गए। तो 2013 में उनके जो टिकट्स बांटे तो इनका आपस में एक प्लेटफॉर्म पे थे, खटक साहब लीडिंग दी इलेक्टेबल्स और अपना असद कैसर साहब लीडिंग दी प्रोलेटेरिएट जिसको कहते हैं ग्रुप को, यानी वर्कर क्लास को उन्होंने इकट्ठे मिलके काम किया। जब रिजल्ट आया 2013 का, तो इमरान खान ने हमारे सामने इनको कहा और तुम दोनों रल गए आपस में, और मैं तो तुम्हें अलहदा रखा था कि तुम आपस में एक दूसरे से मुझे रिपोर्ट दोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तुम दोनों रल गए और तुमने पार्टी को वहां से इलेक्शन, तो हम चलो एक बड़ी जमात हमारी आई है, वहां 30-35 सीटें आई थी उन दिनों, तो तुमने मुझे धोखा दिया, तुम दोनों रल गए आपस में। वो उस रलने में जब उनका ये बना तो फिर उनकी खान साहब की, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ सर, उनको रलने में का मतलब क्या उनका मतलब था? कि रलने से क्या मुराद थी? और खान साहब को उन दोनों को रलने से क्या मसला था? वो डिवाइड एंड रूल करते थे ना। ओके, अच्छा। वो अंग्रेज की बड़ी जबरदस्त कहावत है पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए सर, कि वो लोगों को आपस में डिवाइड करते थे और एक दूसरे के इंफॉर्मेशन अपने पास ले आते थे कि जी
वो जी जैसे जिसको कहते हैं ना चुगलखोरी, वो चुगलखोरी कराते थे कि अच्छा वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, फलाना मेरे तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है। तो इनको वो आपस में लड़ाई झगड़े में रखते थे ताकि ये मुझे रिपोर्टें हर किस्म की आती रहे। अल्टीमेटली जब हमने इनको मिलके इकट्ठा किया तो उस पार्टी को फायदा हुआ और वहां पर 30-35 सीटें मिल गई, जिसकी वजह से फिर इनको एक कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी, वो अपनी जगह पर। बट कहीं वो उनका तो कोई ऐसा ख्याल ही नहीं था। खान साहब और फिर जब ये जब इन्होंने हुकूमत बना ली और परवेज खटक ने काम शाम किया, इन्होंने भी काम किया सारों ने, तो फिर आप देखें 2018 के इलेक्शन में तो 100 कुछ सीटें आ गई उनके पास। अच्छा ये बात बताएं सर, आपने बड़ी तारीखी बातें की हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगी, लेकिन खान साहब की प्रिडिक्शन तो इन दोनों के बारे में ठीक निकली। खान साहब के 6th सेंस 7th सेंस जो भी कहें 8-10 जो भी सेंसेस हैं वो तो फिर ठीक निकली कि ये तो आपको याद होगा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी इन्होंने पीटीआई के हवाले से छोड़ने की या वो करने की, अपने अपने ग्रुप बनाने की, तो खान साहब को 2013 में पता चल गया था कि खट्टक और ये जो हैं कैसर साहब जो हैं ये तो मिल जाएंगे, और वो मिल गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ी, असद कैसर साहब ने, तो उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। तो खान साहब की तो छठी उनको गाइड कर रहे थे कि बंदे काबिल एतबार नहीं है ये। भाई साहब ये बात ये है कि उनकी अब ये जाकर पेशेंट वो हुई है, पेशेंट हुई, तो इस वक्त किसी के बारे में भी नहीं थी कि वो इस तरह करेंगे। वो इस वक्त बहुत सारे दोस्त जो खान साहब के साथ थे वो किसी न किसी वजह से, मजबूरी है या उनका दिल है या जो उनको कोई मसले मसाइल अपने जाती हैं, उनकी वजह से वो पार्टी के अंदर तो बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी है। तो ये उनका कोई वो उन्होंने सबके सामने ये गिला किया। मैं तो वो बता रहा हूँ जो बात हुई। अच्छा आपके ज़हन में क्या है सर, क्या वजूहात है वो अलग चीज है। आज आपने बड़ी डिफरेंट बात बताई। कहा यार तो आप दोनों रल गए और तुम्हें मेरा नुकसान करा दिया, मतलब है कि तुम्हारी लड़ाई जारी रहती और तो मुझे फायदा होता। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग वैसे भाई तब। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपने बड़ा आज इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट दिया, मैं तमाम वो चैनल सुन रहा था, शोज देख रहा, किसी ने ये बात नहीं की जो आपने की है कि खान साहब की मर्जी के बगैर असद कैसर साहब की, अली मोहम्मद खान साहब की जुर्रत ही नहीं है कि वो कदम रख के दिखाएं मौलाना फजल रहमान साहब के घर, जिनके खिलाफ जलसों में ये ऐसे ऐसे नारे लगाते थे। अब मैं नाम भी नहीं ले सकते, हम अच्छा नहीं लगता। अचानक अच्छा इनके जहन में, खान साहब के जहन में, अगर आप ये कह रहे हैं कि उनको अप्रूवल से गए हैं, तो उनका अडियाला जेल में बैठ के मौलाना फजल रहमान साहब का इस्तेमाल जो है क्या जहन में आया, मतलब कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मौलाना साहब? ये देखिए, ये तो उनके अपने, हम तो ऐसे कोई क्या सराई कर सकते हैं ना, उनके दिमाग में क्या चीज है, और वो कोई सिंस्टर मोटिव है जिसको वो इनको भेजा गया है। वो मोटिव जो है वो चंद दिन में पता लग जाएगा सबको। और हमारा तो ये है, आपने अपनी को टलियां नहीं खड़काई सर, आप बता रहे हैं कि असद कैसर साहब से बड़ी आपका ताल्लुक है, आपका परवेज खटक साहब से ज्यादा ताल्लुक है, तो आपने कोई टली शली नहीं खड़काई वहां से लाहौर से बैठ के इधर मैनसेना वगैरह? मैं तो आप देखे असद कैसर को जब उसने आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना और उन्होंने रात के 12 बजे से पहले जजमेंट देने के लिए जब उन्होंने कहा था कि आप वोटिंग कराएं, वो नहीं कराने दिया, तो नेक्स्ट डे के बाद जब वो असद कैसर से बड़े नाराज हो गए और असद कैसर ने देखा वो आपके अपना नेशनल असेंबली के लिफ्ट में जब जा रहे थे तो गालियां निकाल रहे थे, फौज की सभी गालियां निकाल रहे थे लोगों को। तो वो जब बाद में मिले तो मुझे पता लगा कि उन्होंने असद कैसर को बड़ा रिव्यू किया, तुम किधर के पठान है, तुमने तो बिल्कुल लिद कर दी, तुम वहां पर दौड़ गए और मुझे छोड़ के वहां पर ये खान साहब ने मतलब स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को ये बातें कि आप बता रहे हैं कि उनको खासा उसको बड़ा उसके साथ बड़ी बदअखलाकी से बात की उन्होंने कि तुम छोड़ गए मुझे, तुम अपने आप को समझते हो, तुमने वहां जाकर ये तुमने काम किया और तुम भाग गए वहां से और ये छोड़ के चला गया था ना वो अपना नून लीग के अपना सरदार अयाज सादिक को बिठाकर और वोट दिलाकर खुद ये पीछे हट गया। तो वो उसके ऊपर बहुत नाराज थे और अभी भी मेरे ख्याल में वो उनके दिल में एक दफा किसी के कदूरत आ जाए तो वो बख्शते नहीं है, अभी भी उनके दिमाग में कोई ना कोई चीज होगी कि वे उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। अच्छा सर, आपने मुझे याद आया खान साहब माजी में भी ऐसे काम करते रहे, आज की नौजवान नस्ल के लिए नई बातें होंगी। नवाज शरीफ साहब के साथ इन्होंने भी अलायंस किया था 2008 में,
जिसमें महमूद अचकज़ई साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब भी थे, खान साहब की पार्टी भी थी। ये मुश्तरका एक अलायंस बनाया था, पता नहीं महकूम कोई अप्रेस्ड कोई इस तरह का था, मेरे जहन में वो नाम फौरी तौर पर नहीं आ रहा। तो खान साहब ने तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी पॉलिटिकल अलायंस, अभी की बात है 2008 की बात कर रहा हूँ, 2007 में मैं लंदन में था, मैं वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था वहाँ से न्यूज़ के लिए। तो उस वक्त खान साहब आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नवाज शरीफ साहब के साथ, और मेरे सामने इन्होंने कहा था उनको कि जनाब आप मियाँ साहब यहाँ लंदन बैठ गए हैं, वापस आए आप और मैं जनाब मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। लाने वाले भी यही थे, उनको इंस्टिगेट करने वाले भी खान साहब थे कि वापस आए, और साथ में नवाज शरीफ से अलायंस भी किया। खैर वो खान साहब के साथ धोखा हुआ, वो जो बात मेरिट पे करनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब इनके साथ बैकआउट करके खुद जाके इलेक्शन में हिस्सा ले लिया, और अचकज़ई साहब और इमरान खान साहब बह रह गए। बल्कि लास्टली मुझे अचकज़ई साहब का जुमला याद है, मेरे मुंह पे कहा हुआ है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा जनाब पहली दफा किसी पंजाबी के साथ हमने डील किया और धोखा खाया। ये अल्फाज है उनके, ये उन सामने कहे नवाज शरीफ साहब को कह रहे थे, और बाद में नवाज शरीफ साहब ने रेमंड बुला के और मरी बुला के उनको गवर्नर उनके भाई को, और इमरान खान साहब ने ताहिरुल कादरी साहब के साथ भी किया, बाकी लोगों के साथ भी किया। और आप हैरान हो गए कि नवाज शरीफ साहब के जो ताल्लुक था ना, वो शौकत खानम की जमीन के ऊपर ही मतलब काफी उनके साथ ऑब्लाइज थे कि वो सारी जमीन पंजाब गवर्नमेंट ने दी थी, तो वो उसकी वजह से। तो आपको हैरत होगी सर, आपको कोई हैरत होगी अगर मौलाना फजल रहमान साहब और खान साहब एक ही कंटेनर पे चढ़े नजर आए और कोई अलायंस कर लें केपीके की हद तक? विल यू बी सरप्राइज्ड? मुझे तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। रियली? हाँ ऑनेस्टली वो कहेंगे कि अपना सियासी जमातों में स्ट्रेंज बेड फेलोज और न्यू बेड फेलोज की एक कहावत मशहूर है, तो वो तो कोई परवाह नहीं। वो कहते हैं पॉलिटिक्स इज, मैं बता देता हूँ जो इंग्लिश की है ना, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट शेयरिंग बेड विद द स्ट्रेंज फेलोज, दैट्स व्हाट इज द कोट। तो फिर खाकवानी साहब ये भी तो हो सकता है मुस्तकबिल में कि अगर कोई लार्जर पिक्चर में अगर कोई मफाहमत की बात होती है और हवा चलती है, जिस तरह की इंडिकेशन इसहाकडार साहब ने भी दिए और जिस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं मुख्तलिफ हलकों से, तो फिर ये मफाहमत क्यों नहीं हो सकती नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान? ये अगर फजल रहमान साहब से मिल सकते हैं, बाकियों के साथ है, तो नवाज शरीफ साहब के साथ तो इतना आगे बढ़ गया है ना सारा कुछ। वो मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब भी जल्दी माफ करने वाले तो उनके भी नहीं है। उनका भी दिल जो है ना वो भी बड़ा सख्त और मजबूत किस्म का है। वो भी जिसको पसंद करते हैं बहुत ही पसंद करते हैं, जिससे नाराज होते हैं वो भी सारी उम्र के लिए नाराज होते हैं। तो आपको कोई वैसा ऐसे टकरा है आज तक, आपकी 50 साल से ज्यादा पॉलिटिक्स लाइफ है, जिसका दिल भी बड़ा हो, ज़र्फ भी बड़ा हो और वो दिल में बुग़्ज़ भी ना रखता हो? कोई ऐसा कोई सियासतदान कोई टकरा है आपको जो आप बार बार इन बेचारे दो लोगों को, आप खान साहब और नवाज शरीफ साहब को हमेशा आते जाते थोड़ी सी चूंडी मारते हैं? ये जितने बंदों की मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ ना कि वो बड़े होने चाहिए, वो मैं उन तमाम नाकाम सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उनकी क्या? अच्छा सर, अगर नाकाम सियासतदान जो है ना वो बेचारे ऐसे कर देते हैं, किसी को माफ कर दिया, आई गई पुरानी बात को छोड़ दिया, आए जी लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। अच्छा सर ये बताइएगा, आप थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, आगे चलते हैं। नवाज शरीफ साहब को जिस तरह का रिलीफ मिल रहा है, नैब ने जनाब पूरे इतने 4-5 साल पहले उनसे नवाज शरीफ साहब से बुरा आदमी कोई नहीं था नैब के नज़दीक, अब उन्होंने बाश हो वहाँ पे उन्होंने रेड क्लीन उनको रेड कॉर्पोरेट उनको वो दे रहे हैं, अदालतों से रिलीफ मिल रहे हैं, नैब से मिल रहे हैं। लगता है कि जनाब इतना बड़ा जुल्म था जो किया गया अंडू किया जा रहा है। तो आपको कैसे लगता है कि ये तो नवाज शरीफ साहब तो लगता है बहुत बड़ा जुल्म हुआ था, अदालतों ने भी किया, नैब ने भी किया, आपने भी किया, आप भी पटिशनर थे ना, आप मानते तो नहीं अब आप, लेकिन आप भी तो इसमें हिस्सेदार जरूर थे सर। तो कैसे लग रहा है सर साहब आपको? वो हमारे सियासी मुखालिफ थे, हम उसकी सियासी मुखालिफत थी, उसमें तो कोई हद नहीं। मैं तो मेरी उनके साथ सन 73 से वाक़ियत है और मेरा उनके साथ सलाम दुआ थी, अच्छी बड़ी सलाम दुआ थी, टेलीफोन पर बातचीत हो जाती थी। मगर वो सियासत अपनी जगह पर है उनकी। जब मैं अपना नौकरी छोड़ के आया मेरी अपनी सियासत थी अपनी जगह पर, तो वो उसका मेरा कोई जाती तो नहीं था। मैंने तो इमरान खान ने मेरे टास्क लगाया, जहांगीर ने मुझे कहा कि भाई साहब ये केस करना है, इसका कागजात इकट्ठे करें। हमने कागजात इकट्ठे किए, जहांगीर ने भी शरारत करने में तो आप खाकवानी साहब ऐसा शरारती काम आपके जिम्मे लगाया जाए, ऐसा दिन रात मेहनत करते हैं आप, नहीं शरारती काम हो। एक था ना, और फिर उस केस में हमने वकील खड़ा किया अपना, और वाहिद मेरी कंट्रीब्यूशन है कि नहीं बुखारी को मैं लेके आया। वाह बहुत बड़ा सर। अच्छा ये बताइएगा
आपको पूछना चाह रही थी? मैं इसी से रिलेटेड एक इससे चीज आगे पूछना चलते चाह हैं रही थोड़ा सा, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा, एक दो सवाल रहते हैं, फिर मैं पूछ लेता हूँ। सर जी, ये आपकी पार्टी में 3 पीटीआई की खवातीन तशरीफ लाई हैं सर, तो ये कैसे ये चमत्कार हो रहे हैं और आपकी पार्टी को प्रेफर किया जा रहा है? बीइंग ओल्ड टाइम से ओल्ड टाइमर्स, ये वाला मसला है। तो ये कैसे सर, आपको लग नहीं रहा कि आपकी पार्टी में बंदे, वो पीटीआई के जितने लोग हैं वो कहते हैं उन पर दबाव दबाव डाल के तो आपके हवाले कर दिया जाता है कि जनाब ये लें और इनको ऑनरेबल, इनको इनके इंक्लूजन इन अदर वर्ड्स पार्किंग पार्टी है हाँ, ये इन्होंने बड़ी अच्छी टर्म निकाली है रबिया ने ये, कि योर्स हैज बिकम ए राणा पार्किंग साहब ने। पार्टी, कि जो आते हैं पार्क किया जाता है आपके यहाँ सर। शाह जी, ये आपका बात सही है कि तासुर जरूर इसका गया है और हर जगह यही बात हो रही है। और दूसरा ये है कि जो इमरान खान साहब को जो भी वजूहात की वजह से छोड़ते हैं, तो उनके नून लीग में तो गुंजाइश नहीं है उनकी, तो हमारे साथ ही है। और पीपल पार्टी में पंजाब में कोई वोट बैंक की कमी है, तो लिहाजा वो वहां पर भी नहीं जाते। हालांकि जनूबी पंजाब में कोई बंदे जा सकते थे, वो एक दो दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी लइये थे, वो उधर गए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है अपना सैयद साहब, बहादुर खान सैयद ने, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं। हाँ जी, वो आपके दोस्त हैं, तो मैं जानता हूँ। तो वो लोग गए हैं वहां पर, वो ऐसी कोई अच्छा, बात आपने नहीं। कहा कि बाकी पार्टियों का वोट नहीं है, मतलब आप लोगों का वोट बैंक है आपकी इस्तेकाम पार्टी का पंजाब में सर? देखें, जो बंदे पार्टी के अंदर इलेक्टेबल थे, जो पीटीआई में आए, उनका अगर कोई वोट बैंक था तो 2013 से और 2018 में इतना फर्क कैसे आया? उसके दो वजूहात है। एक, कुछ इलेक्टेबल आ गए और कुछ फिर पिंडी वालों ने इमदाद कर दी। इमरान खान साहब पिंडी वालों की इमदाद पे आकर वजीर आजम बन गए। आजकल आपको भी पिंडी वालों की इमदाद मिल रही है कि नहीं मिल रही सर? ईमानदारी से आप मुझे पता है ब्लंट जवाब देते होते हैं सर, नो होल्ड्स बार। नहीं, उनकी अपनी प्रेफरेंसेस जरूर है। सुने, आपने मेरे से सवाल किया ना, तो मैं आपको बिल्कुल अपनी ईमानदारी से जो वो अपनी असेसमेंट है जी, वो ये बता दूंगा कि उनकी अपनी एक प्रायोरिटी है। वो इस वक्त प्रायोरिटी उनकी नवाज शरीफ साहब है, और फिर उसके बाद अगर कोई जगह है तो पीटीआई के जो बंदे हैं वो हमारे साथ उनका ज्यादा ताल्लुक है। जहांगीर के साथ भी है, परेश खटक साहब के साथ भी है, हमारे साथ भी सब पंजाब के लोगों का ताल्लुक है। तो और भी दोस्त हैं जिनको हमने बड़ी कोशिश करके, मैं पार्लियामेंट कमेटी का मेंबर था 2013 में भी और 2018 में भी, और 2018 की जो पार्लियामेंट्री कमेटी के टिकटें बटी, उसके अंदर मेरा बड़ा वो कामयाब तजर्बा रहा। वो इमरान खान की किस्मत अपनी जगह पर, वोट भी उनका, मगर उनको आज तक किसी से गिला नहीं हुआ होगा, किसी के साथ हमने उनको धोखा दिया। अच्छा सर, लास्ट सवाल सर, आखिरी सवाल सर, आपके दोस्त हैं आरिफ अलवी साहब, सदर पाकिस्तान है सर, उन्होंने अभी हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया था। 2-3 चीज़ें आपसे पूछने वाली हैं। एक तो उन्होंने कहा, क्योंकि आप हमेशा बात करते रहते हैं कि आप खान साहब को आप भी ऑनेस्ट समझते थे, इमरान खान साहब को ईमानदार हैं, क्लीन है, ज़ाती तौर पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन बाद में आपने कहा नहीं जनाब, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बाद ये जो इमेज था खान साहब का क्लीन है, वो इमेज आपका कहना था वो शैटर हुआ। लेकिन वो आपके दोस्त आरिफ अलवी साहब कहते हैं, उन्होंने कहा जनाब के खान साहब से ज़्यादा ईमानदार बंदा जो है ना पाकिस्तानी तारीख में कोई पैदा नहीं हुआ, खान साहब बिल्कुल क्लीन है और अपना ज़ाती तौर पर किसी करप्शन इन्वॉल्व नंबर 1। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब मेरे पे आँख रखते हैं और मेरे मतलब तमाम फैसलों पे, मूवमेंट वगैरह पे, मतलब ये शक रखा है कि मेरे ऊपर एक तरह का शक किया जाता है। ये उन्होंने कहा, मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ कि मेरे पे खान साहब आंख रखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ या कौन सी चीज़ें की हैं, कौन से चीज़ें की नहीं। हाउ डू यू सी दैट सर? ये तो उनकी बड़ी इज्जत की बात है कि वो अपने लीडर के बारे में अलवी साहब ने कुछ भी कहा, और मुझे बड़ी खुशी है कि कल मैं आपके प्रोग्राम में हाजिर नहीं हो सका, वरना अलवी साहब के साथ पक्की लड़ाई कराने में आप कामयाब हो गए। मैंने कल कोशिश की थी, आप समझदार निकले, आपने फ़ोन नहीं उठाया। हमने कोशिश की थी कि आप आ जाएं। तो अलवी साहब का जो इमरान खान के साथ ताल्लुक है वो बड़ा दारीना ताल्लुक है, और वो इकट्ठे मिलकर काम करते रहे। और अगर अलवी साहब की वो बात मानते तो इमरान खान का नुकसान ना होता। अच्छा। और जो अलवी साहब कह रहे हैं कि वो ईमानदार वाली बात जो है कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में वो अपने आप पर बड़ा उन्होंने कदगन लगा के अपनी
ये चीजें चुप कर गए होंगे। नहीं, जबर, वरना उनको आप कह रहे हैं दिल पे जबर। में पता है कि खान साहब के ऊपर आज तक कभी किसी ने फाइनेंशियली इरेगुलर होने की बात नहीं की थी। जब उन्होंने आपके दोस्त बुजदार साहब को लगाया ना यहाँ, मेरे पे डाल और दें, फिर बुजदार जो साहब को बंदे मेरा थे ना, बना दें सर, बुजदार साहब को मेरे खाते पा दियो, बिल्कुल ठीक है, हो गया। तो वो फिर उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रही। और फिर उन्होंने जो उनके अपने घरेलू मसले मसाइल थे उसमें भी काफी नुकसान हो गया जी उनको। इमरान खान साहब की जो थी ना ईमानदारी वाली बात, वो क्वेश्चन मार्क में। अच्छा, दूसरा उन्होंने जो कहा कि मेरे पे आंख रखते हैं खान साहब, जेल में बैठ के भी मुझ पे आंख रखी हुई है सर, इस पे कोई वो देखिए वो नाराज है इनके साथ, अलवी साहब के साथ एक दो चीजों पे, और उसमें उनकी हमशीरा हलीमा खान, इमरान खान साहब की हमशीरा ने बदअखलाकी की प्रेसिडेंट साहब के साथ, जो भी उन्होंने बात की उनको नहीं कहनी चाहिए थी। वो उनके सीनियर भी हैं, उनके भाई के दोस्त भी, दरीना दोस्त भी हैं। नहीं, वो हलीमा खान बेचारी का तो कोई कसूर नहीं है, उनको भाई ने कहा कि जाएं कह दें आप वहां पे टीवी पे, तो अलीमा ने तो नहीं कहा, शी वाज ए मैसेंजर कि मेरे भाई ने ये कहा, उन्होंने कोट किया कि खान साहब ये कह रहे हैं, तो फिर भी वो खान साहब को कहती ना, आप खुद कह दें। आपका ख्याल है खान साहब सुनते और मानते हैं किसी की बात? अब कलासर साहब, आपका मेरा एक अच्छा बड़ा पुराना ताल्लुक है, 20 साल से ज्यादा, और मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ सर। और मगर कोई मेरी आपके साथ नाराजगी हो तो मैं अपने बच्चों को नहीं कहूंगा कि अंदर जाकर ये बर्दाश्त करें। वेरी वेल सेड, मैं वो खुद कह दूंगा, मगर अपने बच्चों को नहीं कहूंगा। और आपने कहा भी है कई दफा, मुझे आपने कई दफा डोजेस दी हुई हैं सर। बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया इसहाक खान साहब, हमारे साथ मौजूद। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तानियों के 19 अरब डॉलर्स के जो असासे हैं उनका इंकशाफ हुआ है, दुनिया भर में वो पड़े हुए हैं, और ये ऑफशोर दौलत है, इसके हवाले से कुछ तहलका खेज इंकशाफात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद होंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, इकोनॉमी की बीट करते हैं और माशी खबरों के ऊपर गहरी नजर रखते हैं, शहबाज राना साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शहबाज साहब, बड़ी एक्सक्लूसिव एक स्टोरी है पाकिस्तानियों के 19 अरब डॉलर्स की, ये कहानी है, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी, आपको पता है कि जब 2013 में PMLN की हुकूमत आई थी तो उस वक्त तो ये बात हुई थी कि पाकिस्तानियों का कोई 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस किस्म की चीजें होती रही, फिर पनामा लीक्स हुए तो उसमें ये इशू दोबारा उस पर हलचल हुई। लेकिन ये जो नंबर है 200 बिलियन डॉलर का हो या जितने का भी हो, उसको बाद में एक पॉलिटिकल स्लोगन भी बनाया गया PTI की तरफ से, बट इफेक्टिवली पाकिस्तानियों का शायद इतना पैसा बाहर नहीं पड़ा हुआ था। और अब ये जो रिपोर्ट है, ये EU ऑब्जर्वेटरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन, इसको यूरोपीय यूनियन फंड करती है अलॉन्ग विद सम अदर एंटिटीज। इन्होंने 100 ममालिक के ऊपर एक रिसर्च की है, वहां से डाटा लिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी डाटा लिया है, जो कंसर्न कंट्रीज हैं वहां से, और उसकी बेस पे इन्होंने एनुअल ग्लोबल जो टैक्स इवेजन है उसके ऊपर इन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की है। अब उसमें बाकी ममालिक के साथ पाकिस्तान का भी उसमें जिक्र है, और पाकिस्तानियों के हवाले से उनके जो आदादोशुमार के मुताबिक कोई 19 अरब डॉलर जो है पाकिस्तानियों का वो मुल्क से बाहर है। अब इसमें वो कौन से पाकिस्तानी, क्या वो सारे रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, या उसमें कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं लेकिन उनके पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं, जिसके ऊपर वो उनके वो जो नंबर हैं, पासपोर्ट नंबर, उसकी बेस के ऊपर उनके बैंक अकाउंट्स हैं, तो या नेशनलिटी वहां पे पाकिस्तानी शो हुई है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। अब ये जो 19 अरब डॉलर भी है, इसमें दो चीजें अहम है। नंबर वन, ये जो उससे पिछले वाला साल था 2021 का, उसके मुकाबले में ये पैसा कम है और असासे कम है। नंबर टू, इसमें 19 अरब डॉलर प्लस में से तकरीबन 11 बिलियन डॉलर जो है वो रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी है उस, और खासतौर पर दुबई के अंदर ये पैसा इन्वेस्ट हुआ है। सिर्फ दुबई के अंदर जो पाकिस्तानियों का पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है वो कोई 10 अरब डॉलर, और जो बाकी 8 अरब डॉलर है अदर देन रियल एस्टेट, उसमें ये ज्यादातर पैसा बैंक डिपॉजिट्स है, लोगों के पास कैश है, म्यूचुअल उनके मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है कि किसी जगह पे उनके शेयर्स हैं, किसी जगह पे उन्होंने बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में ये 19 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का मुल्क से बाहर है इस वक्त। अच्छा शहबाज, मुझे याद है कि मैंने एक स्टोरी की थी उस वक्त दुबई लीक्स की, जिसका भी आपने कहा ना दुबई में वो है, मैं उस 92 में था, एक बड़ा स्कैंडल लेकर आए थे कि जिसमें 2500 से 3000 के करीब FIA ने
उन्होंने उन लोग ट्रेस किए थे जो पाकिस्तान के थे, जिनकी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो है ना 10 अरब डॉलर से ज़्यादा की थी, और उसमें बहुत सारे नोटिस भी जारी हुए थे, पाकिस्तानी लोगों को सारे हुए थे। तो अभी तक भी वही इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि पिछले दिनों फिर फिक्र आ रहा था कि दुबई में मजीद पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की है, रियल स्टेट में या दीगर चीज़ों में, या जैसे आप कह रहे हैं कि ये पुरानी इन्वेस्टमेंट है या कोई नई इन्वेस्टमेंट गई है सर? क्लासरा साहब, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो पाकिस्तानियों की डेस्टिनेशन, फेवरेट डेस्टिनेशन रही है, वो दुबई रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे अगर कोई मिलिट्री के जनरल्स हैं, या ये कि उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके जो घर है, उन्होंने सेकंड उनके पास ऑप्शन या प्लॉट या कुछ किसी की जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने दुबई में की हुई है। अब ये कहना, इस पे कोई हतमी हम बात नहीं कर सकते कि नई इन्वेस्टमेंट है या पुरानी। जैसे आपने खुद कहा कि उस वक्त जब आपने खबर की थी तो 10 अरब डॉलर से ज्यादा की जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों की थी वो दुबई के अंदर थी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो दुबई, खासतौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात है, वो डाटा एक्सचेंज पाकिस्तान के साथ नहीं करता। जो पीटीआई के टाइम के ऊपर काफी ज्यादा इसके ऊपर एफर्ट्स हुई थी उनसे डाटा एक्सचेंज करने की। उस सब जो चेयरमैन एफबीआर थे शबर जैदी साहब, उन्होंने इसके ऊपर कुछ टीम भी वहां पे भेजी, लेकिन दुबई के जो हुक्मरान थे वो इस मामले में इतने ओपन नहीं थे डाटा शेयर करने। तो यही उनकी एक स्ट्रेंथ थी। और इसमें एक जो चीज इंपॉर्टेंट है क्लासेस है, वो ये है कि बहुत सारी कंट्रीज जो है इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको नेशनैलिटी देती है। तो वो कंट्रीज जो इन्वेस्टमेंट आपने इनकरेज करने के लिए नेशनैलिटी देती है, फिर वो आपको डाटा नहीं देते। तो ये एक प्रॉब्लम था। अब सवाल ये है इसके अंदर कि जो इतना बड़ा पैसा, अगर अभी भी जो रिपोर्टेड नंबर है, ये एक बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट है, ग्लोबल लेवल की रिपोर्ट है, और जो डाटा लिया गया वो ममालिक से लिया गया, उनकी हुकूमतों से लिया गया है। 11 अरब डॉलर से ज्यादा की जो पाकिस्तानियों का जो पैसा रियल एस्टेट में लगा, उसमें सिर्फ 10 अरब डॉलर इस रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के अंदर है। और उसमें जो उनके बहुत ही एक्सपेंसिव एरियाज हैं, वहां पे भी पाकिस्तानियों के जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स है वहां पे। अच्छा सवाल ये बताइएगा, क्या ये पैसा, जी जी जी, क्या ये सॉरी, पैसा इलीगल है या कोई आपकी जो अपना भी एक आपकी, जैसे आपके पास अगर कोई आमदन है तो आप क्या वहां पे आपने जाके उसे खरीदा है? तो ये एक सवाल रहता है कि व्हाइट मनी है या ब्लैक मनी है। अच्छा शहबाज, एक बात बताइएगा, जो सवाल बहुत बड़ा उस वक्त भी उठा था, हर दफ़ा उठता है, अब भी उठ रहा है ये इस रिपोर्ट के बाद, कि ये पैसा यहाँ से बाहर भेजना कोई आसान काम नहीं है। मैं भी भेजना चाहूँ तो मुझे 101 डिटेल देनी पड़ती है, अगर सपोजली मैंने पैसा बाहर भेजना है, अच्छा खासा उसका डॉक्यूमेंट्री काम है, बैंक्स हैं, स्टेट बैंक हैं, तो ये पैसा बैंकों के जरिए तो नहीं गया यहाँ से, पाकिस्तान से अगर गया है तो ये 10 अरब डॉलर जो पाकिस्तान यहाँ बता रहे थे, इतने सारे बड़े बड़े लोगों ने अगर प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, तो हाउ दिस मनी वाज ट्रांसफर टू दुबई या किसी और मुल्क में कैसे पैसा गया? पाकिस्तान से तो नहीं जा सकता, और बैंकिंग चैनल से तो पैसा ये गया ही नहीं है। ये सारा होता तो डिटेल्स होती, आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी दुबई से या किसी और मुल्क से जो हमें डाटा दें। असल मसला ही यही है क्लासरा साहब कि इतनी बड़ी अमाउंट पाकिस्तान से बाहर जा कैसे रही है। आपको बखूबी पता है कि ये पैसा ज्यादातर हवाला और हुंडी से जा रहा है। आज भी ये सिलसिला जारी है, ऐसा नहीं कि ये सिलसिला खत्म हो गया। मसला कहाँ पे है जिसको पकड़ने की जरूरत है, और कोई भी उसको पकड़ना नहीं चाहता। पाकिस्तान की जो शुगर इंडस्ट्री है, तो उसके अगर एक शुगर मिल है तो उसके 2 खाते हैं। एक खाते में उसकी ओरिजिनल इनकम है, और दूसरे खाते में उसकी जो है इनकम जो उसने एफबीआर को शो की हुई है। आप पाकिस्तान में कोई प्लॉट आज खरीदते हैं, कल सुबह आप इस्लामाबाद के किसी एरिया में भी चले जाएं, उस प्लॉट की 3 कीमतें हैं क्लास साहब। एक जिसके ऊपर आपने खरीदा 1 करोड़ रुपए का, दूसरी कीमत वो है जिसके ऊपर आपने एफबीआर से उस पर टैक्स पे किया, वो उसकी प्राइस होगी 70 लाख, और तीसरी उसकी प्राइस होगी जो डिप्टी कलेक्टर का रेट होगा जिसमें प्रोविंशियल टैक्स होगा, उसकी कीमत होगी 35 लाख। दुनिया का कौन सा मुल्क है जहां पे आपने ये 3 खाते खोले हुए, एक प्लॉट की 3 कीमतें हैं, वो टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए ये लीगली आपने तरीकेकार बताया हुआ है। यही काम अगर आप शुगर मिलों में भी देखें या बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर भी, इन्होंने जो इनकी एक्चुअल प्रॉफिट्स होते हैं इसको ये अंडरस्टेट करते हैं। उसको अंडरस्टेट करके ये पैसा जो है बाहर भेजा जाता है। सियासतदानों के हवाले से एक बात की जाती है कि बड़ी टीटी लगवाई इन्होंने और पैसा ट्रांसफर बाहर कर गए, ये तरीका। और टीटी क्यों लगती है? टीटी इसलिए लगती है कि आपका प्रॉफिट है 100 मिलियन रुपया, शो आपने किया 70 लाख, उस पर 70 मिलियन, और जो बाकी 30 मिलियन था वो आपने बाहर भेजा, उसको रेमिटेंस बना के वापस अंदर ले आए, या फिर उसको वही आपने पाक कर दिया। तो ये एक आपके सिस्टेमिक प्रॉब्लम है जिसको कोई भी एड्रेस इसलिए नहीं करना चाहता कि सब इसके बेनिफिशियरी हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं, जो मुझे समझ आ रही है लास्टली, कि ये पावरफुल एलीट जो है, जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिशियन हूँ, आप हूँ, हम हूँ, जो भी यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन हूँ, दीगर हूँ, जो पावर में बैठे हैं, फैसले भी वही करते हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर भी वही लगाते हैं, चेयरमैन FPRB, SCCP, कंपटीशन कमीशन, रेगुलेटर जिन्होंने रोकना है, या FIA वगैरह, कि जिस वजीर आजम ने या जिस मिनिस्टर ने या जिस बड़े बिग पॉलिटिशियन ने ये काम रोकने हैं, उन्हें रेगुलेट करना है चीज़ों को और इस मुल्क का इंटरेस्ट वाज करने, वो तो खुद ये सारी चीज़ें खुद कर रहा है, काम में भी ले रहा है और
ऑफ शोर जैसे आप बता रहे हैं वो करके फिर तो पिलफरेज जो है वो नहीं रुकनी थी। फिर तो अंडरस्टैंड वाला है कि ताजिर आपके सारे हुक्मरान बन गए, वो तो फिर बैठ के बिजनेस में चलाएंगे कि मुझे कितना फायदा हो रहा है इसमें। देखिए एग्जैक्टली यही पॉइंट है, जो बेनिफिशियरी है वो अपने पाँव पे क्यों कुल्हाड़ी मारेगा। ये मेरा और आपका मसला होगा ना कि पाकिस्तानी का पैसा बाहर जा रहा है, उनका तो मसला ही नहीं है, वो तो इसके बेनिफिशियरी है, वो अपने ही खिलाफ क्यों काम करेंगे। आपको याद है जब पनामा लीक्स हुआ था उसके बाद एक शोर पड़ गया, तो उस वक्त के जो वजीर खजाना थे उन्होंने कहा जी कि हम एक ऐसी लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं इसके बाद आइंदा के बाद ये सिलसिला ही खत्म हो जाएगा कि एक तरीकेकार हो जाएगा, बड़ी एक डिटेल कानून साजी की जाएगी। तो वो सारी जो चीजें हैं उसके करने के बावजूद भी ये आज तक वो सिलसिला रुका नहीं है, कोई जो लेजिस्लेशन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। तो जब हमारे हुक्मरानों पे सबसे ज्यादा हुक्मरानों पे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, केसेस हैं, शहबाज शरीफ साहब और हमजा पे थे 16 बिलियन रुपीस वाले जो एफआईए के केस से खत्म हुए, नवाज शरीफ साहब के पूरी फैमिली पे थे। तो साहब जरा जब रूलिंग लीड ही ये जरदारी साहब पे $60 मिलियन का था, आपको याद होगा, जो उसमें जनीवा में गए थे जिस पे केस चलता रहा लेटर वगैरह लिखने के लिए। ऐसे खान साहब के बड़े करीबी लोग थे, उनके इसी तरह का उन पे इल्जाम आते। सो जब एलीट ही पूरी शामिल है तो और फिर बात इदारों की ना क्लास साहब, जब नैब ही कैदे सजा देने के बाद कि हम प्रोसिक्यूट ही नहीं करना चाहते, हमारे पास तो कोई इनफ एविडेंस ही नहीं है या विल ही नहीं है, तो फिर इट मीन्स कि पूरा सिस्टम एक ही लाइन में खड़ा रिग्ड है। देखिए इसमें आपने नैब के कानून की बात की है, क्या नैब के कानून के तहत किसी जज का या किसी जर्नल का ट्रायल हो सकता है करप्शन के ऊपर? बड़ा सीधा सा सवाल है। तो आपने तो जो नैब सियासतदानों के लिए है क्यों? खाली अगर सियासतदानों के लिए है तो है क्यों? नैब का बनाने का मकसद कभी भी करप्शन खत्म करना नहीं था पाकिस्तान में। नैब के बनाने का मकसद क्लास हम सबसे बेहतर जानते हैं कि कुछ सियासतदानों को उनकी वफादारियां तब्दील करके उस वक्त की जो डिक्टेटरशिप थी उसको सपोर्ट करवाना था। तो नैब हमेशा एज अ टूल इस्तेमाल होता रहा है उस वक्त का जो भी डिक्टेटर होता है उसके ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए। नैब कभी भी आप ब्यूरोक्रेट को वो इस चीज में पूछता था कि आपने फाइल कैसे साइन कर दी, वो कभी ये नहीं पूछ, मतलब ये ऐसी आने उसके नोट पे हम ये पहले भी रेज करते रहते हैं, लिहाजा वहां से रिस्पांस आता रहता है। तो आर्मी हमेशा कहती है कि हमारा अपना अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है और हमारे यहाँ जो मिसकंडक्ट होता है उनको ट्रायल किया जाता है और उसकी मिसालें भी होती हैं। बहुत सारे लोगों के, आपको जैसा एनएलसी का केस है तो स्कैंडल मैंने मुझे याद पड़ता है ब्रेक किया था, उसमें वो 3-4 वो जर्नल जो थे उनको सजाएं दी गई थी। आपको भी याद होगा जो उन्होंने पैसा उठा के स्टॉक एक्सचेंज में लगाया था 4 बिलियन रुपीज़, उसमें 3 बड़े सीनियर जनरल से उनका मिलिट्री ट्रायल किया गया था, बाकायदा सजाएं हुई थी और प्रेस रिलीज आया था। और भी बहुत सारे लोगों सो मिलिट्री कहती है हमारी अकाउंटेबिलिटी होती रहती है, अपना सिस्टम है। जुडिशरी कहती है खैर कि हमारा उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और मेरा ख्याल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो बड़ी स्लो है। तो मिलिट्री साइड पे हमने देखा है कि बड़े बड़े इन मामलात में एक्शन लेते रहे। आप और मैं तो स्टोरीज का एनएलसी का आपको याद होगा वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आया था सर, आप और मैं इकट्ठे रिपोर्टिंग करते रहे। बड़ा सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सुहेल इकबाल भट्टी साहब, ब्यूरो चीफ टेलीविजन न्यूज़ हैं, और उनसे हम जानेंगे जुल्फी बुखारी के हवाले से जुल्फी बुखारी किस तरह से उनके रेड वारंट जारी हुए हैं और ये क्या मामलात हैं, क्या इल्ज़ामात हैं, कितनी गवर्नमेंट सीरियस है, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ टेलीविजन न्यूज़ सुहेल इकबाल भट्टी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। जी वालेकुम सलाम। सुहेल साहब आपसे बात करेंगे जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से कि इनके रेड वारंट जारी हो गए हैं, क्या इल्जामात हैं इन पे और क्या मामलात हैं, क्या कहानी है सर? जी बुनियादी तौर पर मामला है 18 मार्च 2023 को एक इंसिडेंट पेश आया था इस्लामाबाद का पुलिस स्टेशन का जो थाना गोल्डा है उस इलाके में, जहां पर पीटीआई के कुछ रहनुमा थे जिसके अंदर जुल्फी बुखारी साहब थे, उसके साथ साथ आजम सवाती, आसिफ खान और कुछ और लोग भी थे। कुछ 10 से 12 लोग थे जिन्होंने वहां पर, जब वहां मौके पर पुलिस मौजूद थी, उनके साथ हाथापाई हुई, उनकी गाड़ियों को आग लगाई गई, उनका मोटरसाइकिल छीन लिया गया, उनसे जो एक सब इंस्पेक्टर थे उनका पिस्टल उनसे छीन लिया गया। इन इल्जामात की रोशनी में उनके ऊपर एक 780 के तहत FIR का इंदराज हुआ था, लेकिन उसके बाद जुल्फी बुखारी साहब बैरून मुल्क चले गए और कभी शामिल तफ्तीश नहीं हुए। उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहा, उनको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर करने की कोशिश की गई और वजारत दाखिला से रजू किया गया कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे और बैरून मुल्क मुकीम है, और वहां से वो बैरून मुल्क मुकीम रहते हुए भी बहुत एक्टिवली वो ट्विटर के ऊपर एक्टिव रहते हैं इस अपनी सरगर्मियों के हवाले से। तो लिहाजा फैसला किया गया कि उनको पाकिस्तान लाने के लिए कोशिशें शुरू की जाए, जो लीगल एक तरीकेकार है उसको अडॉप्ट करते हुए, जिसके बाद अल्टीमेटली वजारत दाखिला ने ये बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अप्रूवल दी, एक डायरेक्टिव इशू किया है। चूंकि इंटरपोल को FIA कॉन्टेक्ट करती है रेड वारंट इशू करवाने के लिए, तो वजारत दाखिला ने प्रॉपरली सारे रिकॉर्ड को एग्जामिन करने के बाद DGFIA को खत लिखा है,
जिसमें DGFIA को कहा गया कि अब इन तमाम दस्तावेजात का कानूनी पहलू से जायजा लेने के बाद इंटरपोल हेडक्वार्टर फ्रांस को खत लिखें और जुल्फी बुखारी के रेड वारंट इशू करवाएं ताकि उन्हें गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जा सके और जो इंसदादी दहशतगर्दी की तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है उसके मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा ये और बताएं इसके सुहेल, साथ साथ इनके ऊपर मैं ये सारी बड़ा संगीन इल्जाम था जी जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनों ने पुलिस पर हमला किया था, जिसमें उनपे पुलिस की गाड़ी पर पत्थरों और डंडों से वार किए गए। पुलिस की गाड़ी और गाड़ी में मौजूद सामान को आग लगा दी गई थी और मुश्तमिल हजूम ने उस मौके पर ASI से जो सरकारी पिस्टल था और वो उनसे छीन लिया और उनका मोबाइल फोन भी छीन कर वो उनके जो लोग थे वो फरार हो गए थे। तो मजमूई तौर पर 13 पाकिस्तान इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, जिसके बाद ये सारी कार्रवाई ये कौन कौन से जरा उनका नाम बताएंगे क्विकली, ये 13 कोई मेजर कौन से बड़े नाम थे जुल्फी बुखारी साहब का, इनके अलावा? जी बिल्कुल, उसमें आजम सवाती साहब थे, वो भी काफी अर्से से मंजर आम पर नहीं है, सीन से गायब हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं, उनके रहनुमा आसिफ खान वो थे, उसके साथ मलिक साजिद, इसमें उनको नॉमिनेट किया गया FIR में, राजा ताहिर निवाज, हामिद जमान कियानी, आमिर मुगल, नसीम अब्बासी, राजा यासिर अली, उसके साथ मुबशर अब्बासी। अच्छा मैं सर सुहेल मैं जुल्फी बुखारी साहब जो है मैं उनका बड़ा नाक़िद रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों पे, हमारी कोई लीगल बैटल भी चलती रही है, माजी की बात है 2-4 साल पहले की, लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस मतलब मैं उनको इस तरह नहीं देखता कि जुल्फी बुखारी साहब वायलेंट होंगे, पुलिस पे हमला करेंगे, इस तरह का उनका मिजाज भी नहीं है, तबीयत भी नहीं। ठीक है वो हम सहाफ़ियों से ट्विटर पे लड़ाई झगड़ा हमारा चलता रहता है एक दूसरे के साथ, वो कभी हिट करते हैं कभी हम बात कर देते हैं, स्टोरीज भी की हैं उन पे, क्रिटिसिज्म भी किया है, बहुत सारे हमने प्रोग्राम भी किए हैं जुल्फी बुखारी साहब, फेयर इनफ उनका अपना राइट है लीगल, वो यूज़ करते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेरा नहीं ख्याल कि जुल्फी बुखारी जैसा बंदा जाकर पुलिस से लड़ेगा, लंदन में रहने वाला जो अच्छे यहाँ पे कभी हमने उनका नहीं सुना कि किसी के साथ फिजिकली अटैक करेंगे। तो ये FIR जो है बाज इसलिए तो नहीं की गई कि वो क्योंकि खान साहब के करीब हैं और पुलिस का बड़ा रिवायती सा स्टाइल है पाकिस्तान में कि जिसको उन्होंने करना है जी हम पे अटैक किया, असला छीन लिया, वर्दी फाड़ दी और गन लेके फरार, ये तो बड़ा टिपिकल। आपको लगता है कि ये FIR के कंटेंट जो हैं दे आर जेन्युइन या जुल्फी बुखारी साहब ने कंपनी को जरा सबक सिखाना है? साहब इसकी दो चीजें थी इस सारे मामले के अंदर, एक तो कि पुलिस वैन को क्या आग लगाई गई, तो बिल्कुल पुलिस वैन को आग लगाई गई, उसकी वीडियो भी सामने आई, पुलिस वालों के ऊपर इनके जो कारकुनान थे उनका हमला हुआ, उनका पिस्टल जो एहलकार था वो छीना गया। ये इंसिडेंट हुए तो आपको याद होगा मार्च के अंदर, मार्च 2023 में सिनेरियो बहुत डिफरेंट था, बाहर से लोग आने की कोशिश करते थे, इस्लामाबाद पुलिस डिफरेंट पिकेट्स के ऊपर उनको रोकने की कोशिश करती थी और ये लोग बड़े एग्रेसिवली पुलिस को टैकल करने की कोशिश करते थे मोटरवे के ऊपर, आपको याद होगा। नहीं हजूम करता था जो क्राउड था वो करता था या जुल्फी बुखारी और दीगर जो लोग नाम लिए देवाल लीडिंग को, इनकी वीडियो है कि जुल्फी बुखारी साहब एंड कंपनी की कि ये पुलिस पे या दीगर इदारों के साथ जो आप उन पर इल्जामात हैं FIR में, कोई इस तरह की इनकी वीडियो एविडेंसेस हैं या बस नाम डाल दिया गया ये भी साथ थे? ये पुलिस हुकाम से इस हवाले से हमने कुछ जानने की कोशिश की कि क्या ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी मौजूद है, तो वो कॉन्फिडेंट है कि स्पॉट के ऊपर जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जिन रहनुमाओं के नाम लिए गए ये सब लोग स्पॉट पर मौजूद थे। वैसे कभी आपने पुलिस को सुहेल कभी पुलिस को आपने कोई कॉन्फिडेंस काम भी देखा है कि वो कहें कि नहीं जी हमने FIR तो कर दिया लेकिन बड़ी कमजोर FIR है? अच्छा जरा आगे चलते हैं, जुल्फी बुखारी साहब तो खुद कह रहे हैं उनके लिए रेड वारंट जारी करने की क्या जरूरत है, वो तो कहते हैं मैं वापस आऊंगा, मैंने इलेक्शन लड़ना है जनवरी फरवरी वाला, मैं तो अटक में अपनी जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है साथ में, वो तो इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वेट कर लें थोड़ा सा, रेड वारंट क्यों जारी कर रहे हैं, मतलब वो ना है पाकिस्तान में, फिर तो ये मकसद है। तो इन्होंने कोशिश की है कि जुल्फी बुखारी साहब ने ट्वीट भी किया है कि मेरे खिलाफ ये जो रेड वारंट है वो खौफ और मायूसी जाहिर करती है, ना मैंने और मेरे साथियों ने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। तो मेरे ख्याल में कोशिश इसलिए की जाए, अगर उन्हें इंतखाब में हिस्सा लेना है जो दावा भी करते हैं, तो मेरे ख्याल में इंतजामिया चाहती है कि वक्त से पहले आए, भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा भी लें, वहां बैठ के सिर्फ ट्विटर के ऊपर काम न चलाएं, जहाँ पे आए ग्राउंड पर मौजूद हो, तो उनको लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में वो खुद पाकिस्तान आएंगे या बरतानिया से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, वो खुद भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे ये जो मेरे रेड वारंट है ये खौफ और मायूसी की अलामत है, तो ये किसको खौफ है और किस तरह की मायूसी की अलामत है? ये देखिए चूंकि वो बाहर बैठे हैं और जब शुरू में ये लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई थी तो जुल्फी बुखारी ने बैरून मुल्क जाके कुछ थोड़ी सी PTI के लिए कुछ एफर्ट्स करने की कोशिश की। वकील है हो रहे थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो उस वक्त बात चल रही थी कोई UNO में लॉबिंग के लिए खान साहब से रिलेटेड, उस वक्त ये बात आई थी शायद के उस वक्त के कोई फंडिंग भी वो उसमें इकट्ठी की जा रही थी, तो लॉबिंग हो रही थी, शायद मेरा ख्याल है ये बात उस वक्त एक्टिवेट ये हुई थी, शायद उस तनाजुर में ये किया गया हो। अच्छा एक और बात बताएं,
एक्स्ट्राडाइट करने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ से वो जो है वो कहते हैं बरतानिया और पाकिस्तान में कोई ऐसा मुलजमान का ट्रांसफ़र भी नहीं हो। बरतानिया ऐसे अपने लोगों को वहाँ पे वो आके एक्स्ट्राडाइट भी नहीं करता। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में उनका कानून है जहाँ पे डेथ पेनल्टी हो, सो वो कभी अपना भी बंदा पाकिस्तान के हवाले नहीं करेंगे कि यहाँ पे डेथ पेनल्टी के लॉज हैं, और वो ब्रिटेन नहीं करता इनको, इसलिए पाकिस्तान ने बहुत सारे लोग उनके हवाले किए, ब्रिटेन नहीं करता। सो कितने चांसेस हैं कि एक्स्ट्राडाइट कर सकता है ब्रिटेन? कोई हमारा मुआहदा है उनके साथ ऐसा? ऐसा मुआहिदा नहीं है, कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन इस केस के अंदर भी मुझे नहीं लगता कि FIA को इस सिलसिले के अंदर कोई कामयाबी होगी, अगरचे उन्होंने एक प्रेशर जरूर बिल्ड कर दिया है। बरतानिया हो या कनाडा हो, जो लोग भी यहाँ पर काम कर लेते हैं जिनकी यहाँ की नेशनलिटी है, यहाँ से हमारे सामने कैसे एग्जांपल नहीं मिलती कि FIA ने कोशिश की और वहां से बरतानिया के नेशनल को या कैनेडियन नेशनल को यहाँ ले आए। लेकिन एक सवाल है, दूसरी बुखारी ने तो सर कनाडा के इसकी UK की नेशनलिटी सरेंडर कर दी थी, हमें उन्होंने बताया भी था, उसके बाद दोबारा शायद उन्होंने अपनी लेकिन इसके बावजूद भी, मेरी जो इतला, प्लीज करेक्ट मी अगर इफ आई एम रॉन्ग, इसके बावजूद भी वो किसी भी कोई पाकिस्तानी हो, वो नेशनल ना भी हो, वो एक्स्ट्राडाइट नहीं करते अगर उसने वहाँ पे अगर रह रहा है या सैलम ली हो या जो भी है, क्योंकि डेथ पेनल्टीज है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। सो मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग थी। बहरहाल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सोहेल भट्टी साहब, आपने हमें वक्त, यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।